हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी मटेरियल साइंस की लेक्चर की सीरीज़ में आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा फेज डायग्राम हमारे क्या होते हैं और फेज क्या होता है, प्लस साथ में हम लोग ये देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अपना टॉपिक फेज डायग्राम समझेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते थे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हमारा क्या होता है ना, ट्रिपल टी कर्व क्या होता है, ट्रिपल एस कर्व क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन हम लोग अपना टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पहले ये समझेंगे कि वास्तव में फेज क्या होती है और फेज हम कितने तरीके से पढ़ते हैं। फिर हम लोग अपने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए डियर, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अपने फेज डायग्राम से। जो हम लोग फेज डायग्राम बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, किसी फेज का डायग्राम बनाते हैं। और जो हमारी फेज होती है, जैसे फेज जो हमारी फेज होती है, सपोज करिए मान लीजिए कि वाटर है। वाटर अगर हमारा लिक्विड स्टेट में है तो वो हमारी एक फेज हो गई। अगर वाटर हमारा सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में है तो वो भी एक ही फेज में है, आइस में है। अगर वो वाटर हमारा वेपर कंडीशन में है तो भी एक फेज में है। तो इस तरीके से वो हमारा हो जाएगा सिंगल फेज। उसका जो डायग्राम बनेगा वो हमारा बनेगा सिंगल फेज डायग्राम। अब बात करेंगे, जैसे हम लोग वाटर में कोई मान लीजिए कि ऐसे इम्प्योरिटी डाल दें जो अलग, जैसे वाटर में आइस हमारी तैरती है तो वाटर भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलेगा, तो दो फेज वहाँ मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जो फेज पढ़ेंगे वो फेज हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं जब अकेली फेज हो, अकेले हो फेज, तो उसे हम लोग बोलेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम। जब दो फेज हो तो उसे हम लोग पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। यहीं पे देखिएगा माय डियर, जब हम लोग गिब्स फेस रूल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी हम लोग यहीं पे डिफाइंड करेंगे। पहले वन कंपोनेंट सिस्टम, देन टू कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम को हम लोग यूरिनरी फेज डायग्राम कहते हैं या यूनरी फेज डायग्राम, और टू कंपोनेंट सिस्टम को बाइनरी फेज डायग्राम कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है यूनरी फेज डायग्राम और यूनरी फेज डायग्राम, और ये हमारा कहलाता है बाइनरी फेज डायग्राम। यूनरी फेज डायग्राम और बाइनरी फेज डायग्राम। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में वाटर की, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर हमारा यूनरी फेज डायग्राम में होता है अकेला, या तो वेपर में होगा, या तो वाटर हमारा कैसे कैसे हो सकता है, वेपर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। देखिए लिक्विड, वेपर, पहले आइस, देन वेपर हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो वाटर का कोई भी एक फेज होगा वो कहलाएगा यूनरी फेज डायग्राम। दूसरी बात करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम। बाइनरी का मतलब क्या होगा, जैसे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम। अब आयरन और कार्बन को एक साथ हम मिक्स करेंगे तो उस पर जो डायग्राम हमारा बनेगा, जो फेज बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, वो हमारा टू फेज, एक फेज हमारी आयरन की, एक फेज कार्बन की बनेगी।
इसमें जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारी बेसिकली देखिए 3 तरीके से होता है। जब आयरन और कार्बन को हम लोग स्टडी करेंगे तो ये हमारा 3 तरीके से स्टडी किया जाता है। पहला मान लीजिए टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में हमारा क्या होगा, ऐसे देखिएगा, जब ये हमारा कंप्लीटली आयरन और कार्बन क्या हो जाए, सलूबल हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए और मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कंप्लीटली सलूबल। कंप्लीटली सलूबल, किसका सलूबल हो जाए, आयरन और कार्बन का हो जाए। दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर कंप्लीटली सलूबल इन लिक्विड बट पार्शियल सलूबल इन, कंप्लीटली सलूबल इन लिक्विड but partial soluble in solid। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो आयरन और कार्बन लिक्विड स्टेट में होंगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो हो सकता है आयरन का कुछ अलग पार्टिकल हो, कार्बन का कुछ अलग पार्टिकल हो, वो पार्शियल सॉल्युबल होंगे। देन थर्ड टाइप का जो हमारा बनेगा वो बनेगा सॉल्युबल लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब ये हमारा क्या होगा, लिक्विड में पूरी तरीके से आयरन और कार्बन सॉल्युबल होंगे, लेकिन सॉलिड में ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से डियर हम लोग 3 स्टेट का पढ़ेंगे आयरन और कार्बन का। कहने का मतलब, जब एक देखिए सिंपल सा हम डायग्राम आपको बना दें, मान लीजिए ऐसा, अभी इस डायग्राम पे हम लोग स्टडी करेंगे। सपोज करिए कि मान लीजिए इधर कोई मटेरियल हो कापर, इधर कोई मटेरियल हो टिन, कापर टिन। अब सपोज करिए यहाँ पर 100% कापर हो और यहाँ पर 100% टिन हो। इस 100% कॉपर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर हम ले लें, मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 800 या समथिंग, अभी 878 जो भी इसका ले लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर यहाँ पे ले लें, ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ले लें और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर ले लें। अब सपोज करिए कि जब हम लोग इस कॉपर में कुछ परसेंट टिन को मिला दें, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इधर गए तो 10% टिन हो गया और 90% कॉपर हो गया, यहाँ पे गए 20% टिन हो गया, 80% कॉपर हो गया, यहाँ पे गए 40% टिन हो गया, 60% कॉपर हो गया, यहाँ पर गए 80% टिन हो गया या 70% हो गया और 30% कॉपर हो गया, यहाँ पर आ गए तो 100% टिन हो जाएगा। अच्छा सपोज करिए कि ये मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो और कॉपर का मान लेते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपको समझने के लिए। अब ये क्या होगा, जब इसके इधर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ये जो एक पॉइंट मिलेगा, जब हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग अब पढ़ते हैं कि देखिए जब परसेंटेज ऑफ कार्बन 2.2% से कम होता है तो वहाँ पर क्या स्टेट बनेगी, और जब 2.2% से लगभग 6.25% तक होता है तो वहाँ पर हमारे क्या स्टेट बनेगी।
तो सपोज करिए कि यहाँ पर इधर पूरा लिक्विड स्टेट होता है, इसके ऊपर ये जितना ये टेम्परेचर होगा ये पूरा लिक्विड स्टेट होगा। लेकिन जैसे इस रीजन में आएंगे यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों रीजन मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉलिड। यहाँ पर भी सॉलिड मिलेगा, यहाँ पर आपको लिक्विड प्लस सॉलिड मिलेगा, और ये हमारी क्या मिलेगी, लिक्विड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। इट मीन्स एक और डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए इसका हम ऐसा ग्राफ खींच दें, ऐसा ग्राफ खींच दें, तो इस ग्राफ में सपोज करिए यहाँ पर ये मेल्टिंग टेम्परेचर था कॉपर का, और ये मेल्टिंग टेम्परेचर था एसन का। अच्छा अब देखिए कॉपर आपका इस टेम्परेचर के ऊपर पूरा क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। कॉपर आपका इस टेम्परेचर के नीचे आपका क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर हम कॉपर में मान लीजिए कि टिन मिला दें और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कॉपर का देखिए, कॉपर यहाँ से हमारा जमना स्टार्ट होगा, जमना स्टार्ट होगा, और इस तरीके से ये बीच वाली जो लाइन होगी ये लिक्विड प्लस सॉलिड की होगी, ये वाला रेन। इसके नीचे आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, और ये वाली जो लाइन होगी उसे हम लोग लिक्विडस लाइन बोलते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग सॉलिडस लाइन बोलते हैं। एक लिक्विडस लाइन होती है और एक सॉलिडस लाइन होती है। लिक्विडस लाइन के ऊपर मटेरियल हमारा प्योर लिक्विड में होता है, और सॉलिडस लाइन के नीचे मटेरियल हमारा प्योर सॉलिड में होता है। लेकिन लिक्विडस और सॉलिडस के बीच में जो मटेरियल होगा वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों मिलेगा। अब उसमें जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब वो मान लीजिए अगर सपोज करिए ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करेंगे तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर 700 है, लेकिन यहाँ 800 पे बात करेंगे तो अभी भी कॉपर हमारा किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि 700 पर ही ये मेल्ट कर जाएगा। लेकिन टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टिन क्या होगा, 1000 से नीचे आने पर सॉलिडिफाई होने लगेगा। इसका मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिन हमारा सॉलिड स्टेट में मिलना शुरू होगा, लेकिन कॉपर हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ऐसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल सोलूबल कहेंगे। ऐसे लिक्विड को पार्शियल सोलूबल कहेंगे। पार्शियल सोलूबल इन द सेंस एक लिक्विड स्टेट में होगा और एक सॉलिड स्टेट में होगा। तो यही हमारा शो करेगा। अब ये तो था थोड़ा सा हमें ये बताने के लिए पार्शियल सोलूबल क्या होता है, इनसोलूबल क्या होते हैं, और सोलूबल क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा फेज क्या होता है। फेज मतलब अवस्था। ये जो हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे फेज क्या होता है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फेज। इसे रिमूव करते हैं, अभी इस पर काफ़ी स्टडी बाकी है हम लोगों की। पहले देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, फेज डायग्राम पढ़ रहे थे। तो फेज डायग्राम, फेज का मतलब या तो वो लिक्विड में होगा या सॉलिड में होगा या गैसियस या वेपर में होगा, उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। और फेज डायग्राम क्या होता है, उस फेज को जानने की एक टेक्निक होती है, एक टूल होता है। फेज डायग्राम को जानने के लिए, मतलब फेज को जानने के लिए फेज डायग्राम का उपयोग करते हैं। या ऐसे देखिए, अगर हम फेज डायग्राम की बात करें, फेज डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखें, यह एक प्रकार का टूल होता है किसको जानने के लिए, फेज को जानने के लिए, फेज इक्विलिब्रियम को जानने के लिए। इट इज़ लाइक एक्ट एज ए टूल। ऐसे देखिए,
it is like act as a tool which is used in study of phase equilibrium, which is used in study of phase equilibrium। फेज इक्विलिब्रियम की स्टडी करने के लिए जिस टेक्निक या टूल का उपयोग करते हैं उसे हम फेज डायग्राम कहते हैं। एंड इट इज आल्सो डिफाइंड एज different phase exist in how much way like that different pressure and temperature, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर अलग अलग फेज ऑफ स्टेट मिलेगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहीं पे लिक्विड मिलेगा, कहीं पे सॉलिड मिलेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो कहीं पे लिक्विड और सॉलिड मिलेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट फेज हमारी मिलेगी। उस सारी फेज की स्टडी करने के लिए जिस टूल का उपयोग करते हैं वो टूल कहलाता है फेज डायग्राम। तो देखिए एक नोट पॉइंट इसमें देख लीजिए, नोट पॉइंट एक देख लीजिए। ये कह रहा है इट इज ए इसेंशियल टूल, इसेंशियल मतलब आवश्यक, इसेंशियल टूल टू अंडरस्टैंड कंपोजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, compositional construction of two or more element, two or more एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाकर जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा फेज डायग्राम। इस फेज डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, फेज इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। इट इज़ लाइक एक्ट एज ए टूल विच इज़ यूज्ड इन स्टडी ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। यह फेज इक्विलिब्रियम, फेज मतलब उस अवस्था की साम्यावस्था को स्टडी करता है, यानी कि फेज इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है। तो पहले फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देख लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आइए देखिए कि फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपको फेज तो क्लियर हो गया होगा कि फेज हमारा क्या होता है, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, वेपर फेज, ये सारी हमारी फेज होती हैं। अब उनके फेज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो फेज इक्विलिब्रियम बेसिकली दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। जब हम लोग निकालेंगे तो दो तरीके से निकालेंगे। पहला निकालते हैं फेज से, और दूसरा निकालते हैं गिब्स फेज लॉ। गिब्स
फेज लॉ। और गिब्स फेज लॉ आपका दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका कंपोनेंट बेस्ड और सेकंड आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए यहाँ पर जो हम लोग फेज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो फेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फेज के अकॉर्डिंग अलग पढ़ेंगे, गिब्स फेज के अकॉर्डिंग अलग पढ़ेंगे। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे और नंबर ऑफ कंपोनेंट भी निकालेंगे। तो ये जो फेज होता है, ये फेज कुछ नहीं होता है। आइए यहाँ पे इसके फेज के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो फेज हमारा होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस फेज की बात कर रहे हैं। तो ये फेज हमारा क्या होता है? फेज इज ए स्टेट ऑफ स्टेट विच इज फिजिकली डिफाइंड कॉमा केमिकली होमोजेनियस and mechanically separable part of system and mechanically separable part of सिस्टम। मतलब समझिए ये क्या है। केमिकली आपका बैलेंस होना चाहिए, फिजिकली आपका जो है मतलब डिफाइन होना चाहिए, और मैकेनिकली उस पार्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया वाटर, ये हो गया वाटर। अब इस वाटर में अगर हम लोग NaCl को ऐड कर दें तो आपको क्या दिख रहा है? NaCl और वाटर यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगा। आपको NaCl बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स फिर भी ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? केवल और केवल लिक्विड ही दिखाई देगा। तो ऐसे स्टेट जिसमें H2O और NaCl को मिला देने पर ये हमारा फिर भी लिक्विड ही दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फेज 1। एक फेज में है, ये एक फेज में है, लेकिन ये केमिकली होमोजीनियस हो गया है। सारे के सारे साल्ट पूरे H2O में मिक्स हो गए हैं। इट मीन्स केमिकली होमोजीनियस हो गए हैं और फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब इसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट करना होगा तो सब्लिमेशन मेथड का उपयोग करेंगे, तो वो आपका मैकेनिकल नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज करिए वाटर हो जाए। इस वाटर में मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मड ले लें, मड मतलब कीचड़। अच्छा, वो कीचड़ आपका हल्की इम्प्यूरिटीज का होगा तो ऊपर तैरेगा, हैवी इम्प्यूरिटीज का होगा तो नीचे आके बैठ जाएगा। आपको फिर भी मड अलग दिखाई देगा और वाटर अलग दिखाई देगा।
तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, दो फेज़ हो जाएंगे। पहली इसकी मड की फेज़ हो जाएगी, दूसरी आपकी वाटर की फेज़ हो जाएगी। तो वही फेज़ होता है जो किसी को डिफाइन करता है फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली। तो आई होप आपको यहाँ से फेज़ क्लियर हो गया होगा कि फेज़ आपका क्या होता है। जब केमिकली होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो फेज़ 1 हो जाता है, और जब वो मिक्स ना हो तो वो आपका फेज़ 2 फेज़ में हो जाता है। जैसे अगर इसमें हम कोई ऑयल भी रख दें, इस वाटर के ऊपर कोई ऑयल रख दें, वो ऑयल आपका ऊपर तैरता रहेगा, आपको ऑयल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। दोनों फेज़ आप देख सकते हैं एक साथ अपनी आँखों से। तो जो हम फिजिकली अपनी आँखों से देखकर वेरीफाई कर सकें उसी को हम लोग फेज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर कुल कितनी फेज़ होंगी, 2 फेज़ होंगी, और इसके अंदर कुल कितनी फेज़ होंगी, 1 फेज़ होंगी। तो ये हमारा होता है फेज़। एयर की बात करेंगे तो एयर आपका कितने फेज़ में होता है, एयर इज इन 1 फेज़। एक फेज़ में एयर क्यों होगा, क्योंकि एयर को आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको क्या दिखाए, अलग अलग उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए एयर आपकी किस फेज़ में होती है, 1 फेज़ में होती है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा तो ये होगा इन 1 फेज़। कई सारी गैसों का मिक्सचर जो हम लोग सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कई सारी गैसेस जाती हैं, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बाकी सारी गैसेस जितनी क्वांटिटी में गई थी उतनी क्वांटिटी में बाहर आ जाती हैं। तो ये हमारा होता है। उन गैसों का मिक्सचर जो होता है वो एक ही फेज़ में होता है, लेकिन अगर उस गैस को हम कंप्रेस्ड कर दें, जब कंप्रेस कर देंगे तो कुछ गैसेस आपकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और कुछ आपकी गैसियस स्टेट में रहेंगे। तो वहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों मिलेगा। तो जो कंप्रेस्ड गैस होगी वो हमारी क्या होगी, लिक्विड प्लस गैस दोनों मिलेगा। इट मीन्स इट हैज़ 2 फेज़। तो लिक्विड और गैस दोनों मिलने से इसके अंदर कुल कितने फेज़ हो जाएंगे, 2 फेज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब कोई लिक्विड अगर मिसिबल हो, मतलब किसी लिक्विड में कोई चीज़ हम घुलनशील डाल दें तो उसकी 1 फेज़ होती है, और अगर इमिसिबल हो, अघुलनशील हो, तो उसकी 2 फेज़ होती हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा। जब कोई लिक्विड, ऐसे देखिएगा, यदि कोई लिक्विड आपका मिसिबल हो, मिसिबल मतलब घुलनशील हो, जैसे वाटर और चीनी का मिश्रण, वाटर और NaCl का मिश्रण, तो इसमें क्या होगा, इट हैज़ 1 फेज़। इसके अंदर केवल 1 फेज़ होगी। लेकिन अगर वो इमिसिबल हो जाए, लिक्विड आपका इमिसिबल हो जाए, अघुलनशील हो जाए, जब अघुलनशील हो जाएगा तो उसमें जो चीज़ नहीं घुलेगा वो अलग फेज में आपको दिखाई देगा, और जिसमें आप घोल रहे होंगे वो अलग फेज में दिखाई देगा। मतलब इट हैज़ 2 फेज। तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं लिक्विड। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे अपने कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, अपना हमारा होता है फेज। फेज पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर किसी लिक्विड में, मान लीजिए किसी वाटर में NaCl को हमने मिला दें, तो वो हमारा प्रॉपरली अगर घुलनशील हो जाए तो वो एक ही फेज़ में रहेगा।
लेकिन अगर फेज के साथ इस पे हम पूछे कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, तब आपका क्या जवाब होगा कि एक कंपोनेंट NaCl का घुला हुआ है और एक कंपोनेंट H2O का घुला हुआ है। इसका मतलब जब कोई मिक्सिबल लिक्विड होगा तो उसमें जितने नंबर आप कंपोनेंट घुले होंगे वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो था हमारा, देखिए फेज के बाद कंपोनेंट के बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कंपोनेंट इसमें मिलेंगे। ऐसे देखिए कंपोनेंट के बारे में अगर हम कहें तो कंपोनेंट इसमें क्या होगा, जैसे ये वाटर प्लस मान लीजिए H2O हो जाए। अब H2O की हमारी 3 फेज हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, आइस हो सकता है और वेपर हो सकता है। ये हमारा H2O का 3 फेज हो सकता है, लेकिन H2O आपका क्या है, ये 1 कंपोनेंट में है। H2O के पास एक कंपोनेंट है, लेकिन अगर इसमें NaCl प्लस H2O को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 कंपोनेंट, और ये भी आपका है 1 कंपोनेंट। दोनों मिलाकर आपके क्या बनेंगे, 2 कंपोनेंट। इसका मतलब जब किसी मिक्सिबल लिक्विड में एक से अधिक कंपोनेंट मिला दिया जाए तो जितने कंपोनेंट होंगे उसे हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट से डिफाइन करेंगे। तो कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये कहेगा इट इज डिफाइंड एट केमिकली इंडिपेंडेंट constituent of a system or element एग्जाम्पल में जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिया कि H2O को यदि हम NaCl के साथ H2O को NaCl के साथ हम लोग मिक्स कर लें तो कितने कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे, 2 कंपोनेंट बनेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कंपोनेंट और फेज के बारे में डिफरेंस पहले समझ लीजिए। फेज आपका क्या होता है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वेपर हो, वो फेज कहलाएगी। और कंपोनेंट आपके क्या कहलाएंगे, उस लिक्विड में कितने कंपोनेंट हमारे ऐड किए गए हैं वो हमारे कंपोनेंट कहलाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ये तो था हमारा कंपोनेंट। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हम लोग गिब्स फेस रूल से निकालेंगे, उसकी बात करेंगे। देखिए हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होता है। तो पहले इसके बारे में समझिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, minimum number of independent variable, minimum number of independent variable required to define state of system।
डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या होती है, उस स्टेट ऑफ सिस्टम के कितने मिनिमम वेरिएबल होते हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ मिनिमम वेरिएबल होते हैं, उसे डिफाइन करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे DOF से डिनोट किया जाता है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू गिब्स फेस रूल, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे F = C - P+2, ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि एक तरफ हम लोग ले लें प्रेशर और एक तरफ हम लोग ले लें टेम्परेचर, और यहाँ पर अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एक वेरिएबल अगर हमें पता चल जाए, सपोज करिए एक वेरिएबल हमें पता चल जाए यहाँ तक प्रेशर, तो क्या टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें इसको जानने के लिए, इस स्टेट को जानने के लिए प्रेशर की भी आवश्यकता पड़ेगी और टेम्परेचर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यही हमारा मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, जिसे डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डिफाइन करेंगे तो ये 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला होता है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 0 डिग्री को हम बोलते हैं इनवेरिएंट और इसको बोलते हैं मोनोवेरिएंट, 1 को मोनोवेरिएंट और 2 को हम बोलते हैं बाईवेरिएंट। ये कैसे निकालते हैं, ये स्टूडेंट हम लोग गिब्स फेस रूल से निकालते हैं या गिब्स फेस लॉ से निकालते हैं। गिब्स फेस लॉ हमारा देखिए क्या होता है, गिब्स फेस लॉ, ये कुछ नहीं होता है, एक फार्मूला होता है P + F = 2 + C। अभी जब हम लोग मॉडिफाइड गिब्स फेस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा P + F = 1 + C, उसे हम लोग डेरिवेट कर लेंगे। जहाँ पर P आपका क्या होता है, फेज होता है, वेयर P = फेज, कॉमा F = नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मतलब कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके होंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। और C आपका क्या होगा, कंपोनेंट। ये देखिए जो हमने कंपोनेंट की बात की तो उसमें कुल कितने कंपोनेंट होंगे, तो C आपका होता है कंपोनेंट। C आपका होता है कंपोनेंट। तो इस तरीके से अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग अगर लगाना चाहें, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग लगाना चाहें ऐसे, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें और उसे लगाना चाहें तो क्या उसका आंसर आएगा। आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है तो हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें कि यदि किसी मटेरियल का 2 कंपोनेंट हो इन 1 फेज, एक फेज में किसी मटेरियल के 2 कंपोनेंट हो तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, देन फाइंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ
फ्रीडम। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गिब्स फेस रूल, गिब्स फेस रूल, गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसे पता करेंगे तो एक फार्मूला याद रखिएगा, P प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस सी के होता है। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी है तो F इज इक्वल टू 2 प्लस सी माइनस पी होगा। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा नंबर ऑफ कंपोनेंट इसमें कितना दिया है, देखिए 2 कंपोनेंट दिया है, इसका मतलब C की वैल्यू 2 रखेंगे, माइनस कितने फेज की बात कर रहा है, 1 फेज, वो चाहे लिक्विड फेज में हो, चाहे सॉलिड फेज में हो, चाहे जिस फेज में हो, लेकिन नंबर ऑफ फेज आपका 1 दिया है। तो F इज इक्वल टू 4 माइनस 1, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुल कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 होगा। अब ऐसे हम लोग कई सारे, इसे राइट डाउन करिए, अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 फेज के लिए निकालेंगे, 2 फेज के लिए निकालेंगे और 3 फेज के लिए निकालेंगे। तो इस तरीके से इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसके कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए। जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कुछ नोट पॉइंट भी इसके देख लीजिए। जैसे कुछ भी हो जाए, वाटर में NaCl को मिला दिया जाए, NaCl के साथ चीनी मिला दिया जाए, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमने कितना मिला दिया, 3 के साथ। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, और फेज आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुल कितना होगा, तो इस फार्मूले में रख के हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से उसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लेते हैं। तो एक नोट पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या होगा, when only one phase is present, phase is present for liquid, for liquid water in phase diagram, इन फेज डायग्राम, देन तब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जब केवल एक फेज हमारी अवेलेबल हो और किसकी, वाटर की हो, मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा, नंबर ऑफ फेज 1 होगा। तो F इज इक्वल टू 2 प्लस सी माइनस पी, 2 प्लस सी माइनस पी। F इज इक्वल टू 2 प्लस, कंपोनेंट इसमें कितने हैं, वाटर के कंपोनेंट केवल 1 हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए नंबर ऑफ फेज इसमें कितने हैं, फेज आपके ओनली 1 फेज है, यानी कि 1। इट मीन्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से जब किसी वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना होगा तो वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके हमेशा याद रखिएगा कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कुल कितनी होती है। तो वाटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 2 होती है। इस तरीके से अगर हम फेज डायग्राम की बात करें, फेज डायग्राम की बात करें तो हम लोग 2 तरीके से फेज डायग्राम पढ़ते थे, पहला 1 कंपोनेंट लेकर और दूसरा 2 कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट और 2 कंपोनेंट। देखें, जब हम लोग शुरू में फेज डायग्राम स्टार्ट किए थे तो 1 कंपोनेंट को हम लोग यूनरी कंपोनेंट बोलते थे और इसे हम लोग बाइनरी बोलते थे। ये हमारा कहलाता था यूनरी फेज डायग्राम और ये हमारा कहलाता था बाइनरी फेज डायग्राम। तो इस तरीके से यूनरी फेज डायग्राम और बाइनरी फेज डायग्राम 2 तरीके के डायग्राम हमारे
बनते थे। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए H2O के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि जब हमारा H2O होगा तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कुल कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इस H2O पे थोड़ी सी और हम लोग डीप स्टडी कर लेते हैं। इस H2O पर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे, मतलब जब ये आइस में आएगा तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जब ये वेपर में आएगा तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, जब ये आइस प्लस लिक्विड दोनों में होगा तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, और जब ये अपने ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर होगा तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, वो हम लोग आइए स्टडी कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग उस वाटर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि जब वाटर में केवल एक स्टेज या एक फेज प्रेजेंट हो तो उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे। तो पहले देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम नोट कर रहे हैं। ऐसे देखिएगा, व्हेन वन फेज इज प्रेजेंट ऑफ वाटर, वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वन फेज इज प्रेजेंट इन वाटर, present in water, it means solid or liquid, solid comma लिक्विड और गैस। जब वाटर आपका वन फेज में प्रेजेंट होगा तो या तो वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। इसी नोट पॉइंट के हम लोग बात कर रहे हैं कि जब वाटर आपका एक फेज में रिप्रेजेंट हो तो या तो वो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या वेपर में होगा। तो गैस की जगह हम वेपर लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, वेपर में होगा। उसके बाद देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर is defined as a particular area, defined as a particular area, is defined as a particular area and this area is called solid region, liquid region और vapor region। solid region, liquid region और vapor region। इस तरीके से ऐसे देखिएगा, जब वो वाटर हमारा किसी भी स्टेट में होगा, मान लीजिए कि वाटर यहाँ पे है, तो इस तरीके से जब इस रीजन को हम लोग दिखाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर एरिया से दिखाया जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए पर्टिकुलर एरिया, इट मीन्स जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया से डिफाइन किया जाता है। तो वाटर जब आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो वो जो बाउंड्री आपकी दिखाई देंगी वो सॉलिड रीजन कहलाएगा, और जब लिक्विड स्टेट में होगा तो वो आपका लिक्विड रीजन बाउंड्री कहलाएगा, और जब आपका वेपर स्टेट में होगा तो वो आपका वेपर रीजन कहलाएगा। इस तरीके से
ये हमारा होगा। तो अब इसमें देखिएगा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा निकल के आता है वो P प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस सी होता है, जिसमें अगर हम लोग P मतलब फेज, वाटर एक फेज में होगा, चाहे वो लिक्विड रीजन में आए, चाहे सॉलिड में आए, चाहे वेपर में आए। तो यहाँ से F इज इक्वल टू 2 प्लस कंपोनेंट वाटर के 1 होंगे माइनस फेज आपकी 1 होगी। इट मीन्स हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर की कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर वो सॉलिड रीजन में होगा तो सॉलिड आपका कहलाएगा, लिक्विड रीजन में होगा तो लिक्विड कहलाएगा, और गैसियस रीजन में होगा तो गैसियस कहलाएगा। इस तरीके से आपका होगा। अब चलिए वाटर को हम क्या करेंगे, ये तो आपका था वाटर एक फेज़ में। जब वाटर आपका एक फेज़ में था तो उसकी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। वो चाहे सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे वेपर कंडीशन में हो। अगर ये 2 फेज़ में हो जाए, 2 फेज़ का मतलब आइस, और जैसे ये देखिए, ऐसा देखिए, मान लीजिए इस तरीके से एक डायग्राम बना दें, ये वाटर आपका हो लेकिन इस पे जो है ये आइस क्यूब तैर रहे हों, आइस क्यूब तैर रहे हों, तो ये आपका क्या होगा, वाटर के साथ साथ आइस का भी फेज मिलेगा, बर्फ का भी फेज मिलेगा। तो ये हमारा कितने फेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेज 2 हो जाएंगे। तो उस समय इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। तो ऐसे देखिएगा, नोट इफ 2 फेज आर if 2 phase are in exist, then it is defined only one independent variable। तब उसे डिफाइन करने के लिए केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आवश्यकता होगी जब उसके 2 फेस आपकी मिलेंगी। 2 फेस मिलने का मतलब क्या होगा, जब यहाँ पर वाटर, आइस और वाटर दोनों मिलेगा तो मतलब ये या तो सॉलिडिफाई होना होगा एट फ्रीजिंग पॉइंट, इतना हम लोग कह देंगे तो तुरंत टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके दिमाग में आ जाएगा, या एट बॉइलिंग पॉइंट जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जब 2 इक्विलिब्रियम फेस एग्जिस्ट करेंगे तो उसे शो करने के लिए केवल एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिक्वायर्ड होती है। अब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात करेंगे तो उसे हम लोग अलग से निकालेंगे, लेकिन नोट पॉइंट देखिएगा, जब एक फेज आपकी मिल रही थी, एक फेज मिल रही थी तो उसे हम लोग एरिया से डिफाइन करते थे, और जब एरिया मतलब एक प्लेन से डिफाइन करते थे, और जब 2 फेस मिलती है तो उसे एक लाइन से डिफाइन करते हैं। तो नोट पॉइंट देख लीजिएगा, व्हेन 2 फेस आर इन इक्विलिब्रियम आर इन इक्विलिब्रियम then it is defined as a line। तब उसे हम लोग एक लाइन के द्वारा डिफाइन करेंगे, लाइन के द्वारा शो करेंगे। लेकिन अगर 1 फेज होती तो उसे हम लोग किससे शो करते, एक मतलब प्लेन के द्वारा। लेकिन अगर 3 फेज हो जाती तो उसे हम लोग किससे शो करते, एक पॉइंट से। इफ नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 3 फेज आर इन इक्विलिब्रियम
then it is defined as a point। ये तीन चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, जब वो हमारा कोई भी कंपोनेंट या कोई भी फेज सिंगल फेज में होगा तो उसे शो करने के लिए एक हमें प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर वो दो फेज में हो जाएगा तो उसे शो करने के लिए लाइन द्वारा शो करेंगे, और जब वो तीन फेज में हो जाएगा तो उसे हम लोग एक पॉइंट के द्वारा शो करते हैं। वन फेज के लिए एरिया या प्लेन, टू फेज के लिए लाइन, और थ्री फेज के लिए पॉइंट का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्री फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे और टू फेज के लिए भी निकाल लेंगे। देखें, जब थ्री फेज के लिए निकालेंगे, पहले टू फेज के लिए देख लीजिए। टू फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या हो जाएगा उसके लिए देख लीजिए, फिर उसके बाद थ्री फेज के लिए हम लोग निकाल लेंगे। जब टू फेज के लिए हम लोग निकालेंगे तो हमारी नंबर ऑफ फेज कितनी है 2, और वाटर कंपोनेंट हमारा कितना होगा 1 होगा। देन हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 + C - P इज इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 माइनस फेज आपकी कितनी है 2। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 1। तो ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब हम लोग दो फेज के लिए निकालते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 1 होगी, और अगर वाटर के थ्री फेज के लिए निकालेंगे, थ्री फेज ऑफ वाटर, जब हम लोग वाटर के थ्री फेज के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो ऐसे देखिएगा, नंबर ऑफ फेज कितनी हो जाएंगी 3, जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ पर तीनों एक साथ मिले, वेपर, आइस और लिक्विड, तो वो हमारा होता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। और नंबर ऑफ कंपोनेंट वाटर में कितने हैं उस समय भी 1 हैं, कोई अलग NaCl वगैरह नहीं मिला है। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो 2 + C - P, देन F इज इक्वल टू 2 प्लस कंपोनेंट कुल कितने हैं इसमें 1 माइनस टोटल फेज कितनी है 3। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, वाटर के लिए जब थ्री फेज होगा यानी ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 0 होती है, टू फेज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, और 1 फेज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसे राइट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे।